नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाओ और फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही हम इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के पेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते चलेंगे। इसी के साथ शुरू करूंगा आज के सेशन को। और पहला प्रश्न इस तरीके से है, पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक जल मिलता है? पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करो और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को लाइक और शेयर करते चलना, ठीक है, ताकि बाकी लोगों तक भी ये सेशन पहुंचता रहे। तो किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक जल मिलेगा? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, भूटान होगा या फिर श्रीलंका होगा? पहले प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश में प्राकृतिक आर्सेनिक जल प्रदूषण आपको देखने को मिलता है। पहले प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 1946 की बात करेंगे तो 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या होगा? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन कहेगा भाई कि संविधान सभा का आप गठन कर रहे हो और संविधान सभा क्या करेगा? संविधान का निर्माण करेगा। लेकिन संविधान को बनाने में पता नहीं कितना समय लगेगा। तो जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार। अंतरिम का मतलब क्या होता है? अस्थायी। तो जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक अंतरिम या फिर कहें अस्थायी सरकार को बना लेते हैं। तो जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी थी, जो अस्थायी सरकार बनी थी, उसकी घोषणा कब हुई है? 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 23 अगस्त 1946 या फिर 25 अगस्त 1946? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? दूसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो कौन सी समिति है जो क्या करेगी? जो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PK थंगून समिति या फिर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति? तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर हमारा अशोक मेहता समिति हो जाएगा। किस वर्ष आती है अशोक मेहता समिति आएगी? तो ये आएगी 1977 में। ठीक है, कब आएगी? तो अशोक मेहता समिति जो है ये 1977 में आएगी, अशोक मेहता समिति। ठीक है, और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगर आपसे पूछे कौन सी समिति जिसने त्रिस्तरीय, तो हो जाएगा आपका कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। और बलवंत राय मेहता समिति जो है ये कब आती है? तो ये आएगी 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय, और द्विस्तरीय की बात करेंगे तो अशोक मेहता 1977 में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो सबसे पुरानी समिति आपको बताना है। संसद में सबसे पुरानी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, संयुक्त संसदीय समिति, लोक लेखा समिति या फिर इनमें से कोई नहीं? चौथे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करते चलो भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है ये संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। लोक लेखा समिति की बात करें कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य आपके कहाँ से होते हैं? 15 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं। ठीक है, 15 कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं। और 7 सदस्य जो होते हैं ये कहाँ से होते हैं? तो ये राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लोक लेखा समिति जो है ये सबसे पुरानी समिति है। 1921 में इसका निर्माण किया जाएगा। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व या फिर भाग 9 का पंचायती राज व्यवस्था? बताइएगा। पांचवा प्रश्न बहुत ही आसान है आप सभी लोगों के लिए।
क्या सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं, आज देखो यहाँ पर मेंशन किया गया नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है। तो देखो भाग 2 में नागरिकता, ये तो सही है भाई। भाग 3 मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 की बात करेंगे नीति निदेशक, तो ये भी सही है। लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था है ये भाग 9 का नहीं, बल्कि ये कहाँ पर है, तो ये भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था। तो ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, ना कि भाग 9 का में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या फिर लॉर्ड रिपन को? ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको मानते हैं? छठवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। स्थानीय स्वशासन का जनक कैनिंग को मानेंगे, डलहौजी को मानेंगे, कॉर्नवालिस को मानेंगे, या फिर रिपन को मानेंगे? तो क्या हो जाएगा, छठवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। भारत में सिविल परीक्षा की शुरुआत किसके समय में हुई है? ठीक है, तो देखो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे सिविल परीक्षा की बात करेंगे, तो सिविल परीक्षा की शुरुआत किस वर्ष हुई है बताइएगा। सिविल परीक्षा की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया और इसी 4 ऑप्शन में आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो कॉर्नवालिस के समय में, वेलेस्ली के समय में, डलहौजी के समय में, या फिर कर्जन के समय में? क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से सारे लोग बताना क्या हो जाएगा। तो भारत में सिविल परीक्षा की शुरुआत किस वर्ष होगी भाई, क्या होगा? तो देखो यहाँ पर जो लोग कॉर्नवालिस कर रहे हो, बता दूं आपको कॉर्नवालिस गलत हो जाएगा। देखो सिविल सेवा नहीं पूछ रहा है, सिविल परीक्षा पूछ रहा है। सिविल परीक्षा की शुरुआत कब होती है? सिविल परीक्षा की शुरुआत होगी 1853 में। ठीक है, कब होगी? तो 1853 में। और इस दौरान कौन सा गवर्नर जनरल था? तो ये थे डलहौजी। तो ऑप्शन क्या होगा, सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है भाई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो आपको एसआई मात्रक दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। चलो तो दाब की बात करेंगे, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। लेंस की क्षमता बात करें, डायोप्टर। उष्मा की बात करेंगे, जूल। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की बात करेंगे तो क्यूरी या फिर बैकुरल। ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो क्या हो जाएगा, 8वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, देखो ये प्रश्न आयोग के द्वारा पूछा गया था और आयोग ने ऑप्शन में क्या किया था? आयोग ने ऑप्शन में क्यूरी दिया था। ठीक है, आयोग ने ऑप्शन में क्या किया था? क्यूरी दिया था और क्यूरी को गलत माना था। ठीक है, क्यूरी को गलत माना था और बैकुरल को सही माना था। लेकिन कई सारी किताबों में खोजने के बाद मुझे मिला है कि कई जगहों पर आपको क्यूरी भी देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर बैकुरल भी मिल रहा है। तो दोनों ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके लगा दिया है और फिलहाल मैं इसको यहाँ पर सभी सत्य कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सभी सत्य हो जाएंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की अगर हम लोग बात करेंगे तो कई जगहों पर मुझे क्यूरी मिल रहा है और कई जगहों पर बैकुरल मिल रहा है। ठीक है भाई बात। हालांकि आयोग की बात करेंगे तो आयोग ने क्या किया? आयोग ने क्यूरी को गलत माना है और बैकुरल को सही माना है। ठीक है, लेकिन कई किताबों में खोजने पर मुझे कई जगहों पर क्यूरी देखने को मिला और कई जगहों पर बैकुरल देखने को मिला। ठीक है भाई, तो मैं ऑब्लिक करके यहाँ पर दोनों लगा दिया है और उपरोक्त सभी को मैं सही मान रहा हूँ भाई। ठीक है, अब आप लोग देख लेना और कमेंट करके मुझे बताना क्या हो सकता है। ठीक है भाई बात, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। डेंगू बुखार जो है किस मच्छर के काटने से होता है? चलो जल्दी से बताना भाई, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? क्या होगा? एनाफ्लीज होगा, एडीज होगा, क्यूलेक्स होगा, या फिर टाइगर मच्छर हो जाएंगे? तो क्या हो जाएंगे भाई? और जितने लोग बाद में जुड़े हो, सेशन को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दो। 9वें प्रश्न का आंसर करना है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एडीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न का आंसर करना, निम्न में से कौन सा वायरस से नहीं होता है? ठीक है, कौन से रोग बीमारी की बात करेंगे तो वायरस से नहीं होता है? एड्स, डेंगू ज्वर, रेबीज, हाथी पांव। कौन वायरस से नहीं होता है? चलिए 10वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कौन वायरस से नहीं होता है?
10वें प्रश्न का आंसर करना है। तो देखो एड्स वायरस है भाई, डेंगू ज्वर की बात करेंगे तो ये भी वायरस हो जाएगा, रेबीज की बात करेंगे तो कुत्ते के काटने से होता है, वायरस से होता है। हाथी पांव जो है जिसे आप फील पांव भी कहते हो, जिसे ठीक है आप फाइलेरिया, ठीक है ध्यान रखना, तो फाइलेरिया आपका हो जाएगा ये जो हाथी पांव है भाई, ठीक है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वायरस से नहीं होता है, प्रोटोजुआ से होता है, ठीक है। किससे होगा? तो ये आपका प्रोटोजुआ से होता है, ध्यान रखिएगा। मलेरिया और फाइलेरिया की बात करेंगे तो ये सब क्या होंगे? आपके प्रोटोजुआ से होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं बताना है आपको, ध्यान देना, नहीं बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, मीथेन नहीं है, या फिर नाइट्रोजन नहीं है। 11वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करते चलो भाई, 11वें प्रश्न का आंसर करते चलो। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलो। 11वें प्रश्न की बात करेंगे, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन जो है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैस होती हैं और ये क्या करती हैं? तो ये वैश्विक तापमान को बढ़ने में सहायक होती हैं, मददगार होती हैं। 12वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बताइएगा। एक तरफ आपको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो मानस की बात करें, असम, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी महाराष्ट्र। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 12वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कर रहिएगा, जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र राज्य के साथ सही सुमेलित नहीं है? 12वें प्रश्न की बात करेंगे तो देखो मानस असम में है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। सुंदरवन की बात करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल, ये भी बिल्कुल सही है। नंदा देवी की बात करेंगे, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी टाइगर रिजर्व भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये पंचमढ़ी महाराष्ट्र, तो ये गलत हो जाएगा भाई, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये सही सुमेलित नहीं है। पंचमढ़ी कहां पर होगा? तो पंचमढ़ी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां पर? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा एक्शन प्लान का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? चलिए 13वें प्रश्न का आंसर करना। तो गंगा नदी की सफाई से जुड़ा है गंगा एक्शन प्लान, और किस वर्ष ये शुरू हुआ है? 1989, 1985, 1992 या फिर 1974। 13वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। 1985 में राजीव गांधी के समय में क्या होगा? गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। 14वां प्रश्न बहुत ही आसान आपके लिए, बताइएगा। 17 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई बाघ दिवस, 5 दिसंबर मृदा दिवस। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 14वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 17 अप्रैल नहीं बल्कि 18 अप्रैल होता है विश्व विरासत दिवस। बाकी 22 मई जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई बाघ दिवस, 5 दिसंबर मृदा दिवस, सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन ए आपका गलत है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है? कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा प्रतिशत में वन पाए जाते हैं? ठीक है, सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य आपसे पूछ रहा है। मेघालय होगा, मणिपुर होगा, त्रिपुरा होगा या फिर मिजोरम होगा? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी वाला यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? चलिए 16वें प्रश्न का आंसर करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 2018, 2019, 2021 या फिर 2022? क्या करेक्ट आंसर होगा? 16वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करोगे। बाद में जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को एक बार लाइक करोगे, सेशन को एक बार शेयर जरूर करोगे। 16वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 2019 में शुरू की गई है, ठीक है, तो 2019 हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। 17वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य
किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर आपको कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेगा? तो बहराइच में, मेरठ में, लखीमपुर खीरी में या फिर महाराजगंज में? 17वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करोगे। सेशन को लाइक शेयर करते चलो, आप लोग लाइक नहीं करते हो। लास्ट में मैं देखता हूँ तो कितने सारे लोग लाइव जुड़े रहते हो लेकिन सेशन को लाइक नहीं करते हो, तो सेशन को एक बार लाइक कर दिया करो, है ना भाई। तो 17वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, बहराइच में है। ठीक है, कहां पर है कतरनिया घाट? तो बहराइच में है, ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बात। चलो आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, बेतवा नदी पर है, यमुना नदी पर है या फिर शारदा नदी पर है? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना 18वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कहां पर है ये रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर। ठीक है, कहां पर? तो बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना या फिर आपको हो माता टीला बांध परियोजना। ठीक है, तो बेतवा नदी पर है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, देखो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और पहला है तो महत्वपूर्ण होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइएगा? 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। स्थापना होगी ऑप्शन डी 1887 में। ठीक है, कब होगी? तो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। 20वें प्रश्न की बात करते हैं, हुलास हड़प्पा स्थल किस जिले में है? तो हुलास की अगर हम लोग बात करेंगे तो हुलास जो है ये हड़प्पा परवर्ती हड़प्पा स्थल है, और ये किस जिले में मिलेगा? मेरठ में, सहारनपुर में, बुलंदशहर में या फिर आगरा में? 20वें प्रश्न का आंसर करना है, हुलास हड़प्पा स्थल किस जिले में मिलता है? 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सहारनपुर में हुलास जो है, ठीक है, ये हड़प्पाई स्थल है जो मिलता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 21वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। 21वें प्रश्न की तरफ चलेंगे, भूमिदान देने की शुरुआत किसने की है? भूमिदान देने की शुरुआत कौन से राजाओं ने की है? तो गुप्त वंश के राजाओं ने, कुषाण वंश के राजाओं ने, सातवाहन वंश के राजाओं ने या फिर मौर्य वंश के राजाओं ने? भूमिदान देने की शुरुआत किस वंश के राजाओं ने की है? 21वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सातवाहन राजाओं ने भूमिदान देने की शुरुआत की है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें शीशे के सिक्के, ठीक है, किसके? तो शीशे के जो सिक्के हैं, या फिर अगर आप बात करो पोटीन के सिक्के, शीशे के सिक्के, पोटीन के सिक्के कौन चलाएंगे? तो इसकी भी शुरुआत करने वाले हैं सातवाहन राजा हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया? बताइएगा। तो पंजाब को अंग्रेजी राज्य में किस वर्ष मिलाया गया है? 1843 में, 1894 में, 1852 में या फिर 1849 में? पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ है? क्या करेक्ट आंसर होगा? 22वें प्रश्न की बात करेंगे, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। अगर बात करें 1843 में, तो ध्यान रखना 1843 में सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, सिंध को कब मिलाया जाएगा? 1843 में, और 1849 को पंजाब में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 23वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, रॉल्फ फिंच किसके समय में भारत आए थे? ठीक है, तो अंग्रेज यात्री है रॉल्फ फिंच, और ये किसके समय में भारत आए थे? अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में या फिर औरंगजेब के समय में? 23वें प्रश्न का आंसर करना है, रॉल्फ फिंच अंग्रेज यात्री हैं, किसके समय में भारत आएंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? देखो रॉल्फ फिंच जो हैं ये 1585 में आते हैं। ठीक है, भारत कब आएंगे? तो 1585 में आएंगे, और ये अकबर के समय में आने वाले अंग्रेज यात्री हैं। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, अकबर होगा। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, 24वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा।
अभिसरण का विलोम क्या होता है? ठीक है, बताइएगा। हिंदी के भी 2-4 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बताइएगा अभिसरण का विलोम क्या होता है? सायास होगा, अपसरण होगा, प्रसारण होगा, प्रतिरक्षण होगा। बताइएगा। तो अभिसरण का विलोम क्या होगा? 24वें प्रश्न का आंसर करना भाई। अभिसरण का विलोम पूछा गया प्रश्न है और बताइएगा एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अपसरण हो जाएगा। ठीक है, अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपसरण हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। आम्लक का तद्भव शब्द है बताना। ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं, आज कोई भी गलत मत करना। बताना आम्लक का तद्भव क्या होगा? अपाक होगा, आम्र होगा, आंवला होगा या फिर आदर्शिका होगा? जल्दी से बताइएगा आम्लक का तद्भव शब्द क्या होगा? 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? आप 25वें प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, आंवला होगा। ध्यान रखना, पेट के पेपर में जिसने हिंदी में गलत किया, ठीक है, ध्यान रखना, तो वो सिलेक्शन से बाहर हुआ। ठीक है, हिंदी में आपको बहुत बेहतर से बेहतर करना है। ठीक है, हिंदी में अगर आप बेहतर करते हो तो जो मैथ और जीएस में आपकी कमी रह जाएगी उसको हिंदी पूरा कर देगा। तो हिंदी में बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ठीक है, हिंदी में कोशिश यही करना कि एक भी प्रश्न आपके गलत ना हो। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तृण होगा, तिक्त होगा, ताम्र होगा या फिर त्वरित होगा? तिनका का तत्सम आपसे पूछ रहा है 26वें प्रश्न का। जल्दी से आंसर करो। तृण, तिक्त, ताम्र, त्वरित, क्या होगा तिनका का तत्सम शब्द? ऑप्शन ए होगा, तृण हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तृण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वें प्रश्न का आंसर करना। परिश्रमी शब्द में विशेषण है भाई, कौन सा विशेषण होगा? परिश्रमी। ठीक है, तो संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर गुणवाचक है? क्या होगा? 27वें प्रश्न का आंसर करना। परिश्रमी भाई, वह व्यक्ति बहुत परिश्रमी है। तो क्या हो रहा है भाई? उसके गुण के बारे में बता रहा भाई। परिश्रमी है, कामचोर है, आलसी है, क्या है? गुण है। तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुण के बारे में बता रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 28वें प्रश्न का। तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? तृष्णा का पर्यायवाची मकरंद, सहचर, रसिका, लिप्सा, क्या होगा? 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तृष्णा का पर्यायवाची, चलो जल्दी से आंसर करते चलो भाई। तृष्णा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मकरंद होगा, सहचर होगा, रसिका होगा, लिप्सा होगा, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, लिप्सा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो लिप्सा हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बाद में जितने लोग जुड़े हो, सेशन को शेयर नहीं किए हो तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जुगुप्सा का अस्थाई भाव क्या है? बताइएगा। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? अद्भुत, भयानक, विभत्स या फिर रौद्र? क्या होगा? जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव हो जाएगा? अद्भुत का होगा, भयानक का होगा, विभत्स का होगा या फिर रौद्र का होगा? 29वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विभत्स हो जाएगा। ठीक है, विभत्स का जो है किस रस का स्थायी भाव है? तो विभत्स। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 10 आपके अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सूरज को दीपक दिखाना अर्थ क्या है? बताइएगा। सूरज को दीपक दिखाना, उजाला करना, सम्मान बढ़ाना, प्रभाव स्थापित करना, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। भाई सूरज की अगर हम लोग बात करेंगे तो सूरज इतना खुद ही प्रकाशवान है, पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति को आप क्या करोगे? दीपक दिखाओगे भाई। तो क्या मतलब है? महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हुमायूं नामा किसकी रचना है? हमीदा बानो बेगम, गुलबदन बेगम, मीर सैयद अली या फिर इनायत खां? किसकी रचना है हुमायूं नामा? 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करते चलो भाई। हुमायूं नामा किसकी रचना है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की कौन है? तो ये हुमायूं की बहन है। ठीक है, गुलबदन बेगम, और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। आपके सामने ये रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी शामिल थे? अगर हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो गांधी जी ने शुरुआत कब की है? तो देखो 12 मार्च को गांधी जी क्या करेंगे?
तो साबरमती आश्रम से चलना शुरू करेंगे। कब? 12 मार्च 1930 को। तो कितने अनुयायियों के साथ गांधी जी ने चलना शुरू किया था, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। दांडी तट के लिए चलना शुरू करेंगे 12 मार्च 1930 को, और पहुंचेंगे कब? तो पहुंचेंगे 5 अप्रैल को। ध्यान रखना, दांडी तट पर कब पहुंचेंगे? तो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचेंगे दांडी तट पर, और 6 अप्रैल को क्या करेंगे? नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं। 6 अप्रैल 1930 को क्या करेंगे? तो 6 अप्रैल 1930 को, ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून को तोड़ेंगे, और यही 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होगी? शुरुआत होगी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी जो ये यात्रा करेंगे 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल की, तो कितने अनुयायी शामिल थे? क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 78 लोग शामिल थे। ठीक है, कितने लोग? तो 78 जो अनुयायियों के साथ गांधी जी ने इस यात्रा को प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का आंसर करना, काकोरी कांड में किसको गोरखपुर में फांसी दी गई थी? काकोरी कांड की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? तो ट्रेन को रोककर इन लोगों ने क्या किया था? सरकारी खजाने को लूट लिया था। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने, ठीक है, क्या किया है? तो 1925 में काकोरी नामक स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन के जो सदस्य हैं, इन्होंने सरकारी खजाने को लूट लिया था, हथियारों को लूट लिया था, सरकारी खजानों को लूट लिया था। और फिर क्या होगा? बाद में ये लोग पकड़े जाएंगे, और कौन सा क्रांतिकारी है जिसको गोरखपुर में फांसी दी जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे कौन? ऑप्शन सी हो जाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इनको गोरखपुर में फांसी दी जाएगी। रोशन सिंह की अगर हम लोग बात करेंगे तो रोशन सिंह को क्या होगा? इलाहाबाद में फांसी दी जाएगी। ठीक है, कहां पर? इलाहाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी की बात करेंगे तो इनको कहां पर? तो इनको गोंडा जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी जाएगी। चंद्रशेखर आजाद आजाद आदमी है, ठीक है, आजाद रहेंगे, उनको पकड़ा नहीं जा सकेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिस्मिल जी को जो है क्या किया गया है? गोरखपुर में फांसी दी गई है। 34वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, नील नदी नहीं बहती है, बताइएगा। नील नदी दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, किस देश से नहीं बहती है? इथोपिया, सूडान, युगांडा, चाड। क्या हो जाएगा? 34वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नील नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो नील नदी कहां से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलेगी? तो विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, और ये विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, और यहीं से निकलेगी नील नदी। और नील नदी जो है ये चार देश से नहीं बहती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और आज के सेशन के आखिरी 35वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होगा? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, या फिर असम में? 35वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से आंसर करते चलो भाई। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। केरल सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ये आज का महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाला सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। जितने लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दो। तो अभी के लिए मैं बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।